बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एंजाइम चैप्टर के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले अकॉर्डिंग टू योर पीएमडीसी सिलेबस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एंजाइम का काम क्या है कि किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करना, लेकिन वो कैसे स्पीड अप करते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं, और जब वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो मैंने आपको वन शॉट के अंदर भी पढ़ाया था कि एंजाइम प्रोवाइड करता है अल्टरनेटिव पाथवे, अल्टरनेट पाथवे को प्रोवाइड करता है। वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, लो करता है, इंस्पायरिंग करता है रिएक्शन को विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास क्या है, करेक्ट है। वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, लो करता है, और एंजाइम अपने रिएक्शन को क्या कर देता है, स्पीड अप कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास बोले तो करेक्ट है। आगे चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2, इसको भी आपने ध्यान से समझना है। यहाँ पर कहा जा रहा है द स्पेसिफिक रीजन ऑन द एंजाइम वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड, यानी वो स्पेसिफिक रीजन बताना है एंजाइम का जहां पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है। आपको पता है दिस इज योर एंजाइम, ये क्या है बोले तो ये एंजाइम है हमारे पास। बोले तो ये हमारे पास क्या है, मैं कलर चेंज कर लूं, ये सिंपल हमारे पास एंजाइम है। एंजाइम के इस जगह पर आकर उसका क्या अटैच होता है, ये एंजाइम की क्या एक्टिव साइड है, और इस एक्टिव साइड के ऊपर एंजाइम का क्या अटैच होता है, आकर सबस्ट्रेट अटैच होता है। और बाकी जो एंजाइम की जितनी भी साइड होती है, बाकी जो एंजाइम की बोले तो जितनी भी साइड होती है, ये सारी, ये याद रखना है, ये उसकी क्या होती है, एलोस्टेरिक साइड होती है। क्या होती है, एलोस्टेरिक साइड। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो स्पेसिफिक रीजन आपने बताना है जहां पर सबस्ट्रेट आकर क्या होता है, बाइंड होता है, वो रीजन सिंपल आप लोगों ने बताना है। तो वो आप लोगों के पास क्या होता है, एक्टिव साइड। एक्टिव साइड के ऊपर आकर एंजाइम क्या हो जाता है, सिंपल आकर अटैच होता है। तो याद रखना है, क्योंकि एक्टिव साइड क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है, शेप इन केमिस्ट्री ऑफ द सबस्ट्रेट। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। अगर हम यहाँ पर चले एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ, यहाँ पर कहा जा रहा है, सिंपल आपने समझना है, मैं इसको चेक कर लो। सो अकॉर्डिंग टू द इंड्यूस फिट मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल के अकॉर्डिंग द एंजाइम एक्टिव साइट, देखिए स्टूडेंट्स आपने दो तरह के मॉडल्स पढ़े होंगे। एक हमारे पास होता है लॉक एंड की मॉडल, ताला चाबी मॉडल, कि एक ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है। ऐसे ही लॉक एंड की मॉडल है, जैसा आप लोगों के पास एंजाइम होगा वैसा ही उसके ऊपर सबस्ट्रेट आएगा। ये नहीं कि सबस्ट्रेट बड़ा छोटा हो, एंजाइम की एक्टिव साइड उसे फ्लेक्सिबल हो, इधर नहीं। लॉक एंड की मॉडल बताता है कि एंजाइम की एक्टिव साइड क्या होती है, रिजिड होती है। एंजाइम की एक्टिव साइड क्या होती है, रिजिड होती है। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। रिजिड होती है, वो जैसा एंजाइम हो वैसा ही सबस्ट्रेट उसके ऊपर आके क्या होगा, अटैच होगा। क्लियर है? यहाँ तक आपको बातें सारी मेरी क्लियर समझ आ रही होंगी। और अगर बात करें इंड्यूस फिट मॉडल की, बोले तो अगर बात करें इंड्यूस फिट मॉडल की, तो ये मॉडल ये कहता है कि कैसा भी, मतलब कि सबस्ट्रेट भले बड़ा हो छोटा हो, लेकिन एंजाइम की जो एक्टिव साइड है वो इससे क्या कर लेंगी, अपने अंदर ले लेंगी। एंजाइम फॉर एग्जाम्पल ये एक एंजाइम है, एंजाइम जितना भी बड़ा छोटा सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट बड़ा आ गया, तो एंजाइम की एक्टिव साइड इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती हैं। फ्लेक्सिबल होती है, ये सब्जेक्ट जो सबस्ट्रेट है उसको अपने आप इस तरीके से क्या कर लेती हैं, अटैच कर लेती है, क्योंकि ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। सही? तो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपने समझना है कि अकॉर्डिंग टू द इंड्यूस फिट मॉडल द एंजाइम जो एक्टिव साइट होंगी वो चेंज होंगी, शेप स्लाइटली अक्यूमुलेट द सबस्ट्रेट के हिसाब से वो क्या होंगी, चेंज होंगी। क्लियर हो गया? क्योंकि इंड्यूस फिट मॉडल डिस्क्राइब करता है डायनामिक कॉन्फर्मेशनल चेंज को। एक्टिव साइट जब सबस्ट्रेट पे क्या होती है, वहां पर सबस्ट्रेट आकर जब बाइंड होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 को भी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी कॉन्सेप्ट फील होगा। द लॉक एंड की मॉडल, यानी लॉक एंड, ये दो मॉडल आते हैं। लॉक एंड की मॉडल ईमेल सर ने दिया है, आपको पता है।
और जो इंड्यूस फिट मॉडल में वो डेनियल कुछ इस तरीके के साइंटिस्ट है, कोस्टेन कुछ इन्होंने दिया है। तो लॉक एंड की मॉडल एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो प्री शेप्ड होती है। एग्जैक्टली वहां पर क्या होना चाहिए, सबस्ट्रेट फिट आना चाहिए। अगर सबस्ट्रेट बड़ा या छोटा है तो वहां पर क्या होगा, अटैच नहीं होगा। सही, तो ये वाले जो मोटे मोटे कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि लॉक एंड की मॉडल ट्रीट करता है कि एंजाइम की एक्टिव साइट क्या है, रिजिड है। एग्जैक्ट वहां पर उसके जैसा ही सबस्ट्रेट वहां पर क्या आएगा, फिट आएगा। अगर सबस्ट्रेट उसके जितना नहीं है तो वहां पर वो फिट नहीं आएगा। क्लियर है तुम्हें, यहाँ तक क्लियर है तो भाई तुम्हें आगे तक सब क्लियर होगा। बस तुम्हें कॉन्सेप्ट को फील करना है। आगे चलते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है स्टूडेंट्स, अ नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड बाय सम एंजाइम फॉर एक्टिविटी। जो कि नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है उसे सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं, बोले तो आप उसे क्या बोलते हैं, को एंजाइम कहते हैं। को एंजाइम जो होता है वो नॉन प्रोटीन क्या होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। एंजाइम एक्टिविटी का नॉन प्रोटीन होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो आप लोगों के पास को एंजाइम होता है वो ऑर्गेनिक हेल्पर होता है। ऑर्गेनिक हेल्पर होता है वो ड्राइव्ड होते हैं, वहां पर कुछ वाइटामिन जो कि नीड होते हैं एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। अब एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ अगर हम चलें, एंड इनऑर्गेनिक आयन रिक्वायर्ड एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि जो इनऑर्गेनिक आयन है जो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए रिक्वायर होते हैं, जैसे कि हो गया जिंक हो गया, जैसे कि आप लोगों के पास हो गया मैग्नीशियम हो गया, तो सिंपल आप लोग उसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अ कोफैक्टर। उसे आप लोग सिंपल क्या बोलते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। मैम कैसे कोफैक्टर कहते हैं, क्योंकि कोफैक्टर्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक आयन्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं एज अ कैटालाइसिस में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद कोएंजाइम क्या होता है, एक तरह का ऑर्गेनिक काउंटर पार्ट होता है। तो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास सिंपल क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। सही है, यहाँ पर कहा जा रहा है को फैक्टर दैट इज परमानेंटली, यानी कि जो को फैक्टर होता है वो परमानेंटली होता है और टाइटली बाउंड होता है एंजाइम के साथ, वो आप लोग के पास होता है प्रोस्टैटिक ग्रुप। प्रोस्टैटिक ग्रुप क्या होता है बच्चों, टाइटली बाउंड होता है। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि प्रोस्टैटिक ग्रुप क्या होता है, वो ग्रुप होता है जो कोवेलेंटली क्या होता है, एक तरह का बाउंड होता है, टाइटली बाउंड होता है। ऐसे कि हेम इन कैटालाइसिस, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 8, एमसीक्यूज नंबर 8 में कहा जा रहा है एन एंजाइम विदाउट रिक्वायर्ड कोफैक्टर, अगर एंजाइम के पास कोई कोफैक्टर नहीं मौजूद, एक बार और समझे, अगर किसी एंजाइम के पास कोफैक्टर मौजूद नहीं है तो सिंपल आप लोग उसे क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। एपो एंजाइम, क्योंकि एपो एंजाइम रेफर करते हैं प्रोटीन पोर्शन अलोन, और इनएक्टिव होता है वो विदाउट कोफैक्टर एंड को एंजाइम। एमसीक्यूज नंबर 9 ध्यान से समझना है। अ कंप्लीट कैटालिटिकली जो एक्टिव एंजाइम होता है उसका कोफैक्टर जब बाउंड होता है तो सिंपल आप लोग उसे क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम, क्योंकि होलो एंजाइम इक्वल होता है एपो एंजाइम कोफैक्टर, कोफैक्टर सिंपल आप को एंजाइम भी कहते हैं, और रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, फुल एक्टिव फॉर्म को। फुल एक्टिव फॉर्म को वो सिंपल क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। समझ गए यहाँ तक आप, तो आगे तुम्हारा सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आगे चलते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 10 की तरफ। यहाँ पर कहा जा रहा है कॉम्पिटेटिव इनहेबिटर ऑफ द एंजाइम वर्क, जो कॉम्पिटेटिव इनहेबिटर है वो एंजाइम में कैसे बाइंड करते हैं, यानी कि कैसे वर्क करते हैं। तो हमने याद रखना है वो एक्टिव साइड, जो एंजाइम की एक्टिव साइड होती है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एंजाइम एक्टिव साइड। अगर हम यहाँ पर समझिएगा गौर से, ये एंजाइम की फॉर एग्जाम्पल ये एक एंजाइम है और यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है एंजाइम की एक्टिव साइड। ये बोले तो क्या है, एंजाइम की एक्टिव साइड है। एक्टिव साइड है तो यहाँ पर ये वर्क करेगी, बाइंडिंग आज सबस्ट्रेट की तरह वर्क करेगी और ब्लॉक करेगी सबस्ट्रेट के एक्सिस को, यहाँ पर क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। सही, जब वो बाइंड होगी। तो याद रखना है कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर वो होते हैं जो रिसेंबल करते हैं सबस्ट्रेट को और कॉम्पैक्ट करते हैं उसकी एक्टिव साइड को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब एमसीक्यूज नंबर 11 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स बाइंड टू एंजाइम। अगर नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर जो है
वो एंजाइम के साथ बाइंड होंगे। तो याद रखिएगा, बाइंड होंगे अदर देन कहाँ पर बाउंड होंगे, जो कि एंजाइम की एक एक्टिव साइड होती है, दूसरी जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसे हम एलोस्टेरिक साइड कहेंगे, तो वहां पर वो बाइंड होंगे। क्योंकि आपको पता है, अगर हम बताना चाहें, जो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होते हैं वो बाइंड होते हैं एल्सवर्स और चेंज होते हैं, करते हैं एंजाइम की शेप, रिड्यूसिंग एक्टिविटी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो ये याद रखना है, अदर देन जो एंजाइम की एक्टिव साइड होती है वहां पर आके ये बाइंड होते हैं, जिसे हम सिंपल एलोस्टेरिक साइड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर हम क्या करें, ध्यान से स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हर एक चीज को समझना है, क्लियर करना है। देखिए, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे आपके सारे बेसिक्स भी क्लियर होंगे। इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज कर देते हैं, ओवरकम कर देते हैं इफेक्ट ऑफ टाइप ऑफ इनहिबिटर को, तो वो आप लोगों के पास क्या होता है, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होता है। मैम क्यों कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होता है? क्योंकि कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर क्या करते हैं, आउट कंप्लीटेड करते हैं राइजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को, बोथ कॉम्पैक्ट एंड सेम एक्टिव साइड के अकॉर्डिंग। ये आपके पास क्या होते हैं, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स होते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 13। यहाँ पर कहा जा रहा है इनहिबिटर दैट परमानेंटली बाइंड इनएक्टिविटीज एंड एंजाइम, यानी कि वो इनहिबिटर जो कंप्लीटली बाइंड करते हैं इनएक्टिविटीज एंड एंजाइम, वे वो कोवेलेंटली बॉन्ड होते हैं, तो सिंपल वो इरिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं। क्यों? क्योंकि इरिवर्सिबल जो इनहिबिटर होते हैं वो स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है एंजाइम के साथ, परमानेंटली वो ब्लॉक करते हैं उसकी एक्टिविटी को। तो ये चीज आपने क्या करनी है। तो स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 40 को देखें। इंक्रीजिंग टेम्परेचर बियॉन्ड द एंजाइम ऑप्टिमम जनरली काजेस, यानी अगर फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक तरह का ग्राफ है, सही है, एक ग्राफ समझिएगा, गौर से समझिएगा। यहाँ से आप लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया, सही, इंक्रीज किया, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती रही। फिर स्टूडेंट्स एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आप जितना भी टेम्परेचर देते जाए, ऑप्टिमम पॉइंट के बाद टेम्परेचर जितना भी दे, लेकिन एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि एंजाइम की सारी एक्टिव साइड क्या हो चुकी हैं, ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। सो अब कैसे एक्टिविटी होगी, और ज्यादा टेम्परेचर देने के एंजाइम क्या हो जाते हैं, डीनेचर। अगर एंजाइम इनहेबिटेट हो जाए, सुनिएगा गौर से, अगर एंजाइम इनहेबिटेट हो जाए तो उन्हें दोबारा हम सही कर सकते हैं। अगर एंजाइम बोले तो डीनेचर हो जाए तो दोबारा एंजाइम को हम वैसा काम नहीं करवा सकते, बिल्कुल भी नहीं करवा सकते। मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं करवा सकते। ध्यान से आप लोगों ने रखना है कि गौर से सुनिएगा कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इन एग्जाम ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी ज्यादा इंक्रीज कर दें तो एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। एंजाइम क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे। वो अपनी एक्टिविटीज को क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे। एक्सिस द हीट डिस्टर्ब्ड एंजाइम टर्शरी स्ट्रक्चर्स क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। देखिए एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर क्या मौजूद होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड, और डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। उनके ब्रेक होने से एंजाइम क्या हो जाते हैं, अपनी एक्टिविटी लॉस कर देते हैं। क्लियर हो गया। MCQs नंबर 50, ये तो अब स्टूडेंट सब बच्चों को पता होगा कि मैम क्या बोलना चाह रही है। और देखें, मोस्ट ह्यूमन एंजाइम वर्क करते हैं ऑप्टिमल, मतलब कि अगर बात करें ऑप्टिमली 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि इंसान का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ह्यूमन एंजाइम जनरली ऑप्टिमम नियर द नॉर्मल, इसके अगर टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 36 हो जाए, टेम्परेचर कम हो जाता है, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर कम होगा तो इंसान के अंदर सर्दियों में क्या होना शुरू हो जाती है, शिवरिंग, उसका टेम्परेचर सही हो जाएगा, वो कांपना स्टार्ट कर देगा। अगर टेम्परेचर 38 हो गया तो उसे क्या आना चाहेगा, पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा, पसीना आना शुरू हो जाएगा। सही है। सो ये होम्योस्टेसिस का अमल है, आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था होम्योस्टेसिस पूरा चैप्टर MD गेट का जो था। अब अगर बात करें MCQs नंबर 60 की, तो इसे भी आपने ध्यान से शुरू देखना है। पेप्सिन स्टोमक एंजाइम, पेप्सिन हमारा एक स्टोमक एंजाइम है, वो वर्क करता है कितनी pH के ऊपर, तो याद रखिएगा 2 के ऊपर, क्योंकि पेप्सिन एडेप्टिव हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट एडेप्ट करता है, जिसकी pH आप लोगों के पास क्या होती है, 2 होती है।
एमसीक्यूज नंबर 17 की बात करें, ट्रिप्सिन एंड पेनक्रिएटिक एंजाइम एक्टिव होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और वो वर्क करते हैं, ऑप्टिमम पीएच उनकी कितनी है होती, तो उनकी ऑप्टिमम पीएच कितनी होती है, 8 होती है, क्योंकि ट्रिप्सिन फंक्शन करता है बेस्ट मेल्डी अल्कलाइन जो इन्वायरमेंट होता है वहां पर क्या करता है, वो बेस्ट फंक्शन करता है एज अ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये चीज आपने क्या करनी है, सिंपल याद रखनी है। एमसीक्यूज नंबर 80 की तरफ अगर मैं आपको ले आऊं तो यहाँ पर कहा जा रहा है एंजाइम डेट कैटालाइसिस, एंजाइम क्या हो जाते हैं, कैटालाइज हो जाते हैं सेम रिएक्शन बट एग्जिस्ट फॉर डिफरेंट फॉर्म में और डिफरेंट टिश्यू में, तो उसे सिंप्लीफाई हम कहते हैं आइसो एंजाइम। ये आइसो एंजाइम क्या होते हैं, कैटालाइज करते हैं सेम रिएक्शन बट उनकी स्ट्रक्चर और टिश्यू की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये एमसीक्यूज याद रखिएगा। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 19, यहाँ पर कहा जा रहा है द इनएक्टिव प्रिकर्सर फॉर्म ऑफ एन एंजाइम, जो इनएक्टिव प्रिकर्सर होता है वो जाइमोजिन होता है, क्योंकि जाइमोजिन प्रो एंजाइम होता है, वो एक्टिवेटेड लेटर होता है, वो प्रोटियोलाइटिक लीवेज होता है जैसे पेप्सिनोजिन टू पेप्सिन। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगर एमसीक्यूज नंबर 20 की तरफ चलें तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो हमारे पास पेप्सिनोजिन है जब वो कन्वर्ट होता है एक्टिव पेप्सिन में तो वो रिमूवल करता है पोर्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन को, वो रिमूव करता है, क्योंकि आपके पास प्रोटेलिक जो क्लीवेज है वहां पर वो रिमूव करता है इनहेबिटरी सेगमेंट को और वो एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजिन को, कन्वर्ट करता है किसके अंदर, पेप्सिन के अंदर, सिंपल क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। एमसीक्यूज नंबर 29, यहाँ पर 21 यहाँ पर कहा जा रहा है एंजाइम जो है वो जो अगर बात करें स्पेसिफिसिटी जो प्राइमरी वो डिटरमाइन करते हैं, याद रखिएगा उनकी, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री उनकी क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि सेम शेप होती है केमिस्ट्री टू द एक्टिव साइड के, क्योंकि जो आपके पास स्पेसिफिक अराइज होते हैं वो बिकॉज द एक्टिव साइड की शेप और केमिकल ग्रुप्स वो मैच होते हैं किसके साथ, सर्टेन सबस्ट्रेट के साथ, इस वजह से। सो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो यहाँ पर कहा जा रहा है एन एंजाइम इज टर्न, और एंजाइम जो है वो टर्न जो नोवा नंबर होते हैं वो रेफर करते हैं, मैम किसको रेफर करते हैं, रेफर करते हैं नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को, मॉलिक्यूल को, कि कितने कन्वर्ट हुए पर एंजाइम मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम में। तो याद रखना है जो आपके पास टर्न ओवर नंबर्स होते हैं वो मेजर करते हैं कैटालिक एफिशिएंसी को मेजर करते हैं, क्योंकि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स वहां पर प्रोसीड करते हैं पर सेकेंड। एमसीक्यूज नंबर 23 को देखें, जो कि एलोस्टेरिक रेगुलेशन होती है एंजाइम की, वो इन्वॉल्व होती है बेंडिंग ऑफ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल के। क्यों, क्योंकि वो साइड डिस्टेंस फॉर्म होती है एक्टिव साइड की जो अल्टरनेट करती है एंजाइम की शेप को, क्योंकि एलोस्टेरिक रेगुलेट करती है, बाइंड होती है सबसे जो आपके पास सेपरेट साइड पर, वो क्या करती है, इंड्यूसिंग करती है कॉन्फर्मेशनल चेंज इन इफेक्ट एक्टिविटी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 24, यहाँ पर कहा जा रहा है अ मॉलिक्यूल दैट बाइंड द एलोस्टेरिक साइड, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि बाइंड होता है एलोस्टेरिक साइड पर और एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, दिस इज कॉल्ड द एलोस्टेरिक एक्टिवेटर, क्योंकि एलोस्टेरिक जो एक्टिवेटर है वो एग्जांस करता है एंजाइम के फंक्शन को, वो स्टेबलाइजिंग करता है एक्टिव कॉन्फर्मेशन को। उसके बाद हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 25, अ मॉलिक्यूल डेट बाइंड एलोस्टेरिक साइड, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि बाइंड होता है एलोस्टेरिक साइड पर और डिक्रीज करता है एंजाइम की एक्टिविटी को, इट इज कॉल्ड एलोस्टेरिक इनहिबिटर, क्योंकि एलोस्टेरिक इनहिबिटर स्टेबलाइज करता है इनएक्टिव कॉन्फर्मेशन को, रिड्यूसिंग द एंजाइम एक्टिविटी। एमसीक्यूज नंबर 26, यहाँ पर कहा जा रहा है नेगेटिव फीडबैक लूप जो होता है वेयर द एंड प्रोडक्ट पाथवे को इनहेबिटेट करता है अर्लियर एंजाइम है जिसका फीडबैक इनहिबिशन, क्योंकि फीडबैक इनहिबिशन अलो करती है सेल का जो पाथवे होता है उसको रेगुलेट करती है, हैविंग अ फाइनल प्रोडक्ट को इनहेबिटेट करती है अपस्ट्रीम द एंजाइम। नेक्स्ट अगर बात करें एमसीक्यूज नंबर 27 की, विच कोएंजाइम इज ड्राइव्ड विटामिन B3 एंड जो कि नाइकिन है फंक्शन करता है एज अ रेडॉक्स रिएक्शन होता है NAD, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड।
अब निकोटीन आपने यहाँ पर फुल फॉर्म में लिखी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, सही। ये सिंथेसाइज होता है निकिन एंड एक्ट करता है इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पर भी, सही है। आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी पढ़ी होगी बायोएनर्जेटिक्स में। और विच कोएंजाइम इज ड्राइव, वो कौन सा कोएंजाइम है जो ड्राइव होता है विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन से, वो होता है FAD। FAD क्या होता है? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये ड्राइव होता है राइबोफ्लेविन से और फंक्शन करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। MCQ नंबर 29, ध्यान से आप लोगों ने समझना है क्लियरली तरीके से, क्लियरली, राइट। तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। कोएंजाइम, जो कि कोएंजाइम है, कोएंजाइम ए है, वो ड्राइव होता है कौन से प्रोटीन से, याद रखिएगा, प्रोटोथेंटिक एसिड से। क्योंकि कोएंजाइम एसेंशियल होता है, वहां पर एसिटाइल ग्रुप होता है जो ट्रांसफर करता है और सिंथेसिस करता है पेनोटेनिक एसिड की। सो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास क्या होगा? करेक्ट होगा। चले MCQ नंबर 30 को भी देख लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है जो कि थायमिन प्रोफॉस्फेट होता है कोएंजाइम, वो इन्वॉल्व होता है डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन, क्योंकि वहां पर ड्राइव होता है विटामिन B1 थायमिन। क्योंकि TPP जो एक्टिव कोएंजाइम है वो थायमिन, उसके अंदर विटामिन B1 होता है। सो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास क्या हो गया? सिंपल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आप लोगों के पास है एंजाइम। जनरली हम क्लासिफाई करते हैं कौन सी बेस पर? एंजाइम को क्लासिफाई करते हैं टाइप ऑफ द रिएक्शन एंड कैटालाइज के तौर पर हम एंजाइम को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे पास जो इंटरनेशनल एंजाइम की क्लासिफिकेशन सिस्टम है, EC नंबर है, ग्रुप एंजाइम है और एक रिएक्शन की क्या है? टाइप है। चलें अब आगे चलते हैं और समझते हैं। तो आपके पास ऑक्सीडो रिडक्टेज जो कैटालाइज है, वो वहां पर रिएक्शन इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्योंकि आपके पास ऑक्सीडो जो डक्टेज कैटालाइज में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं रिएक्शन में, तो वहां पर हाइड्रोजिनेज होती है और ऑक्सीडाइसिस होती है। MCQ नंबर 33, जो आपके पास ट्रांसफेरेज कैटालाइज है, वो रिएक्शन करती है क्योंकि वो ट्रांसफर करती है फंक्शनल ग्रुप को वन मॉलिक्यूल टू अनदर। क्योंकि आपका ट्रांसफेरेज जो है वो मूव करता है फंक्शनल ग्रुप फॉस्फेट एंड अमाइनो बिटवीन द मॉलिक्यूल। MCQ नंबर 34, यहाँ पर कहा जा रहा है हाइड्रोलेज जो कैटालाइज होती है वहां पर रिएक्शन होता है, वहां पर बॉन्ड क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं एडिशनल ऑफ वाटर के साथ। क्योंकि हाइड्रोलाइज में वाटर यूज होता है क्लीवेज बॉन्ड। सीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जैसे कि लिपेज हो गया, और आपके पास क्या होता है? अमाइलेज। नेक्स्ट आप लोगों के पास है लाइज कैटालाइज। लाइज क्या होती है? वो कैटालाइज रिएक्शन करते हैं क्योंकि वो ऐड भी करते हैं और ग्रुप को रिमूव भी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द डबल बॉन्ड विदाउट हाइड्रोलाइसिस। क्योंकि लाइज जो है वो क्लीव करता है बॉन्ड को, हाइड्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन, और ऑप्टिन फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड। यहाँ पर कहा जा रहा है आइसोमेरेज जो कैटालाइज होती है वहां पर रिएक्शन होता है, वहां पर एटम क्या होते हैं? रीअरेंज होते हैं सिंगल मॉलिक्यूल के साथ। क्योंकि आइसोमेरेज कन्वर्ट करता है मॉलिक्यूल को इनटू आइसोमर्स में। अब आइसोमर्स आप लोगों को पता है कि जिनकी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो लेकिन उनकी स्ट्रक्चरल क्या हो? डिफरेंट हो। दिस इज आइसोमर, दैट फेनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, क्योंकि विदाउट चेंजिंग अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास क्या है? करेक्ट है। MCQ नंबर 37 को भाई तुम देखो, जो लिगेसिस कैटालाइज है वहां पर रिएक्शन होता है। कैसे रिएक्शन होता है? क्योंकि वहां ज्वाइन होते हैं टू मॉलिक्यूल्स टुगेदर, टाइपिकली यूजिंग द एटीपी का इस्तेमाल कर। क्योंकि लिगेस क्या है? साइंथेज है, ज्वाइन करता है दो मॉलिक्यूल्स को, ऑप्टिन कपल एंड एटीपी हाइड्रोलाइज करता है। एटीपी में हाइड्रोलाइज होती है वहां पर एनर्जी। MCQ नंबर 38, डीएनए लिगेस ज्वाइन होता है डीएनए फ्रेगमेंट्स के साथ ड्यूरिंग रेप्लिकेशन जब हो रही होती है, वो बिलोंग टू करता है विच एंजाइम क्लास? तो वो लिगेस। क्योंकि डीएनए लिगेस सेल्स करता है निक इन डीएनए बैकबोन और वहां पर क्लासिफाई होता है इनटू अ लिगेस। MCQ नंबर 39 को आप जरा गौर से देखिएगा,
यहाँ पर कहा जा रहा है जो कि कैटेलाइज होते हैं, कैटेलाइज होती है, वहां पर ब्रेक डाउन होती है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। वो बिलोंग करता है कौन सी एंजाइम की क्लास से? वो बिलोंग करता है ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास से। क्योंकि जब कैटेलाइज, जो आपके पास कैटेलाइज में कैटालाइसिस होती है, तो वहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होता है, वो कन्वर्ट करता है H2O2 को इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। सो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है अमाइलेज जो है, जो वो ब्रेक होता है स्टार्च में, तो वो कौन से एंजाइम के जो क्लास है उससे क्या करता है? बिलोंग करता है। तो याद रखना है वो हाइड्रोलेज से करता है, क्योंकि अमाइलेज क्या होता है? जब हाइड्रोलाइज होता है उसका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड विथ वाटर के यूजिंग वाटर, तो वो क्लासीफाई होता है एज अ हाइड्रोलेज। तो आप लोगों के पास क्या है? हाइड्रोलेज है। एमसीक्यूज नंबर आपने ध्यान से देखना है 41, जो आपके पास मकाइलेस मेंटेन कांस्टेंट है, जो रिप्रेजेंट करता है सब्सटेंट कंसंट्रेशन को। याद रखिए वो रिएक्शन रेट होता है हाफ वी मैक्स का, क्योंकि के एम डिफाइन करता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को। ये प्रोड्यूस होती है हाफ मैक्सिमम रिएक्शन में, वेलोसिटी वहां पर क्या होती है? मैक्स, जिसे माइकलिस कांस्टेंट आप लोग कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था ये वाला ग्राफ भी। लो, जितनी ज्यादा के एम वैल्यू लो होगी, देखिए एमसीक्यूज आता है कि जितनी ज्यादा के एम वैल्यू लो होगी एंजाइम उतनी ज्यादा उसके जो सबस्ट्रेट है उसकी उतनी ज्यादा एंजाइम पर बाइंड होने की क्या होगी? एफिनिटी होगी, जितनी ज्यादा के एम वैल्यू कम होगी। क्योंकि के एम वैल्यू कम होगी तो रीच हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगी, वो इंडिकेट करती होगी कि एफिनिटी क्या है? एंजाइम की ज्यादा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 43, तो ध्यान से आप लोगों ने इसे भी समझना है। वी मैक्स एंजाइम जो है इन द काइनेटिक ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट किसको करता है? देखिए रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम रिएक्शन के रेट को, एंजाइम सैचुरेटेड विथ सबस्ट्रेट। क्योंकि वी मैक्स में मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जो अचीव होती है आल एक्टिव साइड में, वो वहां पर कंटिन्यूसली ऑक्यूपाई करती है सबस्ट्रेट को। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास है, आपने ध्यान से समझना है एमसीक्यूज नंबर 44 को। सो स्ट्रेस एंजाइम की अगर जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है और इन द सबस्ट्रेट एक्सिस, तो रिएक्शन रेट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि एक्सिस सबस्ट्रेट होगे तो मोर एंजाइम मॉलिक्यूल्स होंगे, मोर एक्टिव साइट वहां पर क्या होती हैं? अवेलेबल होती हैं, एंड इंक्रीज हो जाती है रेट ऑफ जो प्रोपोर्शनलिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर हो गया? सो ऑप्शन नंबर सी को आप करेक्ट करेंगे। सो एमसीक्यूज नंबर 45 की तरफ चलें। सो यहाँ पर कहा जा रहा है एट अ हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो फर्दर इंक्रीज होंगे, सबस्ट्रेट फर्दर इंक्रीज होंगे और कास्ट करेंगे रिएक्शन रेट को, जैसे कि प्लेट्यू हो गया और एंजाइम बिकम यहाँ पर क्या हो जाता है? सैचुरेटेड हो जाता है। क्योंकि ओनली यहाँ पर आल एक्टिव साइड तो यहाँ पर ऑक्यूपाई होती हैं और रिएक्शन रेट क्या हो जाता है? प्लेट्यूज हो जाता है, वीएम क्या हो जाता है? वी मैक्स रिगार्ड करता है फर्दर सबस्ट्रेट इंक्रीज में। सो ऑप्शन नंबर बी आप, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये बहुत ज्यादा ना रिसर्च के अकॉर्डिंग निकाले गए हैं ताकि आपकी 20 सितंबर तक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, बहुत अच्छी। इस वजह से मैंने नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर जिसमें आपको एमडी गेट के हाई फील्ड एमसीक्यूज करवाए जाए। इसको फॉलो लाजमी जिस बच्चे ने किया है, देन सिक्योर अ हाई मार्क्स। अब आगे चलें, तो यहाँ पर कहा जा रहा है, समझिएगा आप यहाँ पर भी गौर से, कि हैवी मेटल आयन सच आ मर्क्यूरी लीड एंड ये इनहेबिटेट करते हैं एंजाइम को, क्योंकि ये उनके प्रोटीन को डीनेचर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ बाइंड होते हैं, जो यहाँ पर बाइंड होते हैं सेल्फ हाइड्रल ग्रुप। क्योंकि हैवी मेटल जो बाइंड होता है सेल्फ हाइड्रल ग्रुप, जैसे सिस्टीन को क्या करते हैं? रेसिड्यूस करते हैं और क्या करते हैं? डिस्टरप्टिंग करते हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चर को इरिवर्सिबिलिटी के तौर पर, इरिवर्सिबली। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर बोले तो 47। एंजाइम जनरली वो क्या होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, मेनली क्योंकि वो कॉम्पैक्ट होते हैं और रफली वो क्या होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, क्योंकि मोस्ट एंजाइम फॉर्म होते हैं कॉम्पैक्ट तरीके से, वाटर सोल्यूबल ग्लोबुलर शेप होती है और फंक्शन होते हैं, फंक्शनल होती है उनकी एक्टिव साइड। एमसीक्यूज नंबर 48, एंजाइम रिमेन अनचेंज।
एंजाइम जो होते हैं वो अनचेंज रहते हैं एंड ऑफ द रिएक्शन बिकॉज क्योंकि आर नॉट कंज्यूम एंड कैन बी रिड्यूस्ड, उसे ना कंज्यूम किया जाता है ना रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि एंजाइम कैटालाइसिस होते हैं रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और रिलीज होते हैं अनचेंज जब वो कन्वर्ट करते हैं सब्सट्रेट को इनटू प्रोडक्ट अलोंग द रिड्यूस। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या था, करेक्ट था। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पर कहा जा रहा है विच फैक्टर डज नॉट टाइपिकली इफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि वो कौन सा फैक्टर देखें, टेम्परेचर, पीएच, सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, ये सारे एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन कलर ऑफ द सब्सट्रेट से इसका कोई लेने का देना नहीं है। एमसीक्यू नंबर 40 यहाँ पर कहा जा रहा है एन एंजाइम सब्सट्रेट, यानी कि जो एंजाइम सब्सट्रेट होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, सब्सट्रेट बाइंड, जो कि सब्सट्रेट बाइंड होते हैं ट्रांजिएंट एंजाइम एक्टिव साइट के साथ, वो क्या होता है, बाइंड होते हैं ट्रांजिएंटली, क्योंकि एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स ट्रांजिएंट इमिटेट होता है फॉर्म ड्यूरिंग कैटालाइसिस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास है एमसीक्यू नंबर 51, यहाँ पर कहा जा रहा है स्टीम पीएच जनरली, अगर एंजाइम की पीएच क्या हो जाए, जनरली रिड्यूस हो जाती है, क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वहां पर डिस्टर्बिंग हो जाती है आयोनिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड में, क्योंकि वही तो एंजाइम की जो शेप है उसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम पीएच जो कि वो अल्टर चार्ज होती है, अमाइनो एसिड्स की चेन्स होती हैं, वो डिस्टर्ब करती हैं बॉन्ड को और मेंटेन रखती है एंजाइम की जो एक्टिव कॉन्फर्मेशन होती हैं, उन्हें क्या रखती है, सिंपल एक्टिव रखती है। सो ऑप्शन नंबर बी को आप करेक्ट मानेंगे। यहाँ पर आगे चलते हैं। स्लेवरी अमाइलेज बिगेन इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, जो स्लेवरी अमाइलेज है वो बिगेन डाइजेशन ऑफ स्टार्च में काम, जो कि आप लोगों के माउथ में होता है, क्योंकि स्लेवरी जो अमाइलेज है वो सीक्रिएट होता है हमारे जो स्लेवरी ग्लैंड होते हैं, जो स्लाइवा प्रोड्यूस होता है। आपको पता है स्लाइवा हमारे जो जो निवाला लेते हैं अपने खाने का, उसको रोल करने में, बोलस की फॉर्म बनाने में कितना हेल्प करता है, आप लोगों को पता है। एंड इनिशिएट द, जब स्टार्ट डाइजेशन हो रही होती है माउथ, सब डाइजेशन आर स्टार्ट, डाइजेशन फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट होती है, एमसीक्यूज भी आता है, मैंने आपको बताया भी था, डाइजेशन फर्स्ट स्टार्ट होती है आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, ये नहीं है कि आप बोले मैम पेट में जाके स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं। पेप्सिन डाइजेस्ट करता है मैक्रोमोलिक्यूल इनटू स्टमक, क्योंकि दिस इज प्रोटीन, क्योंकि पेप्सिन प्रोटीएस होता है, प्रोटीन डाइजेशन करवाता है एसिडिक स्टमक एनवायरनमेंट के अंदर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, सही हो गया। अब एमसीक्यू नंबर 54, पेनक्रिएटिक जो लिपेज होता है वो फंक्शन करता है डाइजेस्ट में, भाई ये तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पेट में एक तरह के ट्राइग्लिसराइड के तौर पर काम कर रहा होता है, क्योंकि पेनक्रिएटिक लिपेड हाइड्रोलाइज करता है ट्राइग्लिसराइड को इनटू फैटी एसिड ग्लिसरॉल इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एमसीक्यू नंबर 55, यहाँ पर कहा जा रहा है ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन आर द एग्जाम्पल एंड द क्लास ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, किसकी है, प्रोटीएसेस की है, क्योंकि ट्रिप्सिन एंड जो काइमोट्रिप्सिन है वो एक तरह के पेनक्रिएटिक प्रोटीएसेस हैं, वो ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन्स को इनटू अ पेप्टाइड्स। एमसीक्यूज नंबर 56, जो अनट्रोकाइनेज होते हैं यानी कि इंट्रोपेप्टिडेज होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं विद जाइमोजिन, क्योंकि वहां पर क्या होता है, सिंपल अगर बात करें तो वहां पर होता है ट्रिप्सिनोजिन, क्योंकि जो आपके पास अंट्रोकाइनेज कन्वर्ट करता है इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजिन है इनटू अ ट्रिप्सिन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर हम बात करें एमसीक्यूज नंबर 57 की, तो यहाँ पर कहा जा रहा है रिस्ट्रक्शन जो एंडोन्यूक्लियस होता है एंजाइम, वो डीएनए को कट करता है, स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन करता है उसकी सीक्वेंस ही, क्योंकि रिस्ट्रक्शन जो एंजाइम होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस को, क्लू होते हैं एज अ डीएनए, और वाइडली हम यूज करते हैं उसे जब जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, तो उसके अंदर हम इसका यूज करते हैं। देखें ध्यान से समझना है, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बता रही हूँ तुम्हें, वरना नहीं क्लियर होंगे फिर आप बोलेंगे कि हमने क्यों उस टाइम अपना टाइम बिल्कुल भी एमडीकेट का वेस्ट ना करें, एमडीकेट एक्सपर्टीज बिल्कुल भी नहीं। डीएनए जो पॉलीमरेज जो है वो फंक्शन करता है, मैम डीएनए पॉलीमरेज क्या फंक्शन करता है, तो वो फंक्शन करता है साइज न्यू डीएनए स्ट्रैंड यूजिंग अ टेम्पलेट, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जब ऐड होता है तो वो कम्प्लीटली न्यूक्लियोटाइड के तौर पर ऐड होता है, वो बिल्ड करता है न्यू डीएनए स्ट्रैंड एंड टेम्पलेट। ऑप्शन नंबर 20 आपके एप्टेड वाला टेम्पलेट में समझ लीजिएगा।
नेक्स्ट है हेलिकेज फंक्शन करता है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, लेकिन कैसे फंक्शन करता है? तो अनवाइंड वहां पर डीएनए के डबल स्ट्रैंड होते हैं। क्योंकि हेलिकेज ब्रेक होता है वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड इन द बेस पेयर में, और वो अनवाइंडिंग करता है डबल हेलिक्स अहेड द रेप्लिकेशन फॉर्क। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। मैम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जरा आप ये तो बता दें। ये ट्रांसक्रिप्शन में रिस्पॉन्सिबल होता है इनटू अ डीएनए टू आरएनए, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करता है आरएनए को यूज अ डीएनए टेम्पलेट ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर बी को आप क्या लगाएंगे, सही लगाएंगे। इतना कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर है तो भाई तुम्हें सभी क्लियर है, ओढ़ के आओगे तुम, तोड़ के आओगे। उसके बाद है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग अ ओकोज़की फ्रेगमेंट ऑन द लॉन्गिंग स्ट्रैंड, यानी कि वो एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ज्वाइनिंग अ ओकोज़की फ्रेंड ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड, तो वो होता है डीएनए लिगेज। क्योंकि डीएनए लिगेज इन द सेल्स निक्स बिटवीन होती है ऑजी के फ्रेगमेंट, जो फॉर्म करती है कंटिन्यूअस स्ट्रैंड को। नेक्स्ट है जो टोपो आइसोमेरेज फंक्शन करता है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, क्या करता है, फंक्शन करता है, क्योंकि वो रिलीव करता है सुपर कोल्डिंग टेंशन को अहेड द रेप्लिकेशन फॉर्क। क्योंकि आपके पास टोपो जो आइसोमेरेज है वो कट होता है रिलाइज द डीएनए स्ट्रैंड में, कट में होता है, रिलीव करता है टॉर्सिनो स्ट्रैंड एंड जनरेट करता है अनवाइंडिंग को। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। सो एमसीक्यूज नंबर 63, यहाँ पर कहा जा रहा है एटीपी साइंथेज फंक्शन करता है। ये कैसे फंक्शन करता है? ये साइंथेज करता है, एटीपी को साइंथेज करता है यूजिंग अ प्रोटॉन ग्रेडिएंट। क्योंकि एटीपी जो साइंथेज है हार्डनेस वहां पर प्रोटॉन मोटिव फोर्सेस होती हैं, जैसे कि आपके पास फोस्फोलेट एडीपी टू एटीपी। एमसीक्यू नंबर 64, यहाँ पर कहा जाता है विच एंजाइम इज कैटालाइज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस एंड फोस्फोराइलेटिंग ग्लूकोज। तो वो आपके पास क्या होता है, हेक्सोकाइनेज। क्योंकि हेक्सोकाइनेज जो होता है वो फोस्फोरेट ग्लूकोज वहां पर होते हैं, 6 फोस्फेट वो ट्रैप करते हैं इनसाइड द सेल, वो ट्रैप होते हैं। एमसीक्यू नंबर 65, जो फ्रक्टोकाइनेज है, अब वो की है रेगुलेटरी एंजाइम ग्लूकोज इनहिबिटरी एंड एलोस्टेटिकली हाई लेवल पर होता है, वो एटीपी होता है। क्योंकि हाई एटीपी सिग्नल सफिशिएंट वहां पर एनर्जी होती है, वो एलोस्टेटिकली इनहिबिटेट करते हैं फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज और स्लो करते हैं ग्लाइकोलाइसिस को। एमसीक्यू नंबर 66 को भी आपने ध्यान से देखना है। लैक्टेज डीहाइड्रोजिनेज कैटालाइज होती है, वहां पर कन्वर्जन होती है प्रोकैरियोट की लैक्टेज में अंडर द कंडीशन एनएरोबिक, क्योंकि वहां पर लो ऑक्सीजन होता है। लैक्टेज जो डीहाइड्रोजिनेज होता है वो रेगुलेट करता है एनएडी और एनएडीएच इन एनएरोबिक एक्सपायरेशन, जो कि हमारे फर्मेंटेशन मसल्स में होती है, आपको बताइए। नेक्स्ट है कार्बोनिक एनहाइड्रेट, जब कैटालाइज होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो वो फॉर्म करता है बाइकार्बोनेट्स और प्रोटॉन को। ये कार्बोनेट एनहाइड्रेट स्पीड करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इन द कार्बोनिक एसिड, और वो वहां पर डिस वहां पर क्या हो जाते हैं, सॉल्ट इनटू बाइकार्बोनेट इन एच आइंस। So option number A is correct. MCQ number 68. Which enzyme is responsible in converting the angiotensin I and angiotensin II in blood pressure regulation? तो वो होता है angiotensin converted enzyme। इसे सिंप्लीफाई, क्योंकि ये जो होता है, जो आपके पास angiotensin converted enzyme जो होता है वो angiotensin I into active vaso contractor होता है angiotensin II का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एसिटाइल कोलिन जो एसिडेज होता है वो फंक्शन करता है साइनेप्स में। बच्चों ये एक तरह का सवाल है, साइनेप्स क्या होता है? इट इज अ जंक्शन, इट इज अगर मैं बोले तो ये एक तरह का जंक्शन होता है, एक तरह का कनेक्शन होता है, जंक्शन होता है। ये न्यूरॉन टू न्यूरॉन भी हो सकता है, न्यूरॉन टू न्यूरॉन भी हो सकता है, ये न्यूरॉन टू मसल्स भी हो सकता है, और ये न्यूरॉन्स टू आप लोगों के पास ग्लैंड भी हो सकता है।
सही, अगर आपने नर्वस कोऑर्डिनेशन चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ा है, जो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है, तो आपको ऐसे छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट पता होंगे। आपको पता है कि अगर बात करें एसिटाइल कोलिन्स है, तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन को लेकर आता है साइनेप्स, वो होता है प्री साइनेप्टिक, प्री साइनेप्टिक, साइनेप्टिक साइनेप्स होता है जो कि इंफॉर्मेशन को लेकर आता है। और एक आप लोगों के पास होता है पोस्ट साइनेप्टिक साइनेप्स। पोस्ट, देखिए स्टूडेंट्स मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, इस वजह से जिस भी चैप्टर की चीज आ जाए तो मुझे क्लियर होती है, क्योंकि ये बहुत क्लियरली तरीके से मैंने अंडरस्टैंड किया हुआ है ऐसी चीजों को। सो यहाँ पर क्या होता है कि जब इंफॉर्मेशन को लेकर आता है तो वहां पर आप लोगों के पास एक न्यूरो होता है, जो कि वहां पर होता है एसिटाइल कोलिन। लेकिन एसिटाइल कोलिन जो है यहाँ पर बच्चों एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट होती है, जहाँ पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट होती है। इट इज अ जंक्शन बिटवीन प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक। अब ज्यादा देर तक तो आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं रहेंगी, तो एसिटाइल कोलिन को जो पोस्ट साइनेप्टिक में है वहां पर जाके ब्रेक होना होगा, तो उसे करेगा एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस करेगा, जिसकी यहाँ पर बात हो रही है। वो फंक्शन करता है एज अ साइनेप्स, क्योंकि वो ब्रेक डाउन करता है। देखें वो ब्रेक डाउन करता है, देखिए फ्रेंड मैंने ऑप्शन भी नहीं देखा, वो ब्रेक डाउन करता है एसिटाइल कोलिन के और टर्मिनेटेड करता है नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन को। एसिटाइल कोलिन जो हाइड्रोलेस है, जो कि वो एसिटेट करता है कोलिन के साथ, वो एंडिंग इन साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। एमसीक्यू नंबर 17, नर्व एजेंट जो होते हैं, जो कि सम पेस्टिसाइड्स एंड इनहेबिटिक एंजाइम होते हैं जो पास करते हैं प्रीलॉन्ग्ड एंड नर्वस स्टिमुलेशन, होते हैं एसिटाइल कोलिन स्टेरेस, क्योंकि ये टॉक्सिन इरिवर्सिबिलिटी होती है इनहेबिटेड द एसिटाइल कोलिन स्टेरेस की काज करती है एसिटाइल कोलिन को बिल्डअप एंड ओवर स्टिमुलेशन करती है। एमसीक्यू नंबर 71, यहाँ पर कहा जा रहा है सुपर ऑक्साइड जो कि डिसम्यूटेज फंक्शन करता है इन द सेल्स मैनुअली, क्योंकि वो कन्वर्ट करता है सुपर ऑक्साइड रेडिकल को इनटू लेस हार्मफुल मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि सुपर ऑक्साइड जो कि डिसम्यूटेज होता है वो कन्वर्ट करता है टॉक्सिक सुपर ऑक्साइड रेडिकल को इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये प्रोटेक्ट करता है सेल इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी क्या करता है, ये मदद करता है। क्लियर हो गया। एमसीक्यूज नंबर 72 को भी आपने ध्यान से यहाँ पर समझ स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 72 जो कि टोलीमरेज फंक्शन करता है, टोलीमरेज फंक्शन करता है, ये ऐड करता है रिपीटेड सीक्वेंस को क्रोमोसोम एंड मेंटेनिंग करता है टोलीमर लेंथ को, क्योंकि टोलीमरेज एक्सटेंड होता है टोलीमर्स में यूज इन आरएनए टेम्पलेट और कॉन्ट्रैक्ट एंड शॉर्टनिंग अकर्स होती है इन द सेल डिवीजन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास है एमसीक्यूज नंबर 73, यहाँ पर कहा जाता है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है जो फाउंड होता है रेट्रोवायरस एंड कैटालाइज एंड साइंथेसिस करता है, याद रखिएगा वो साइंथेसिस करता है डीएनए कोमा आरएनए टेम्पलेट, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कन्वर्ट करता है वायरल आरएनए को इनटू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में करता है, क्योंकि वो हेलमार्क होता है रेट्रोवायरस इन एचआईवी का, ह्यूमन इम्यून वायरस। आपको पता है कि ये काज करता है आगे जाकर मेल या फीमेल के अंदर एड्स, ज्यादातर ये फीमेल के अंदर होता है। आपको पता है ये क्यों होता है, क्योंकि उसके विजाइना से उसे बार बार फीमेल की विजाइना से बार बार जो पर्सन रुकते नहीं है मैरिज के बाद, वो विजाइना को बहुत इफेक्ट करते हैं, बल्कि जो फीमेल्स बेचारी डिपेंडेंट होती है उनके ऊपर, उनका बहुत बुरा हाल करते, दिन रात एक ही काम, दिस इज सेक्स। तो कुछ तो इतना ज्यादा फोर्स से करते हैं कि वेजाइना के ऊपर जख्म आ जाते हैं, दाने निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो वो बाहर बैठते हैं कहीं गलियों वलियों में, वो अपने यूरिन को रिलीज करते हैं, फिर जब फीमेल की वेजाइना के अंदर आकर वो जब सेक्स स्टार्ट करते हैं तो उससे काफी ज्यादा इफेक्ट्स होते हैं उनकी वेजाइना के अंदर। सही हो गया। उसके बाद 74 की तरफ अगर चले तो यहाँ पर कहा जा रहा है विच एंजाइम इज अनवायर्ड, जो कि सुपर कॉइल्ड होता है डीएनए में, इन द टारगेट सर्टेन एंटीबायोटिक लाइक फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो याद रखें वो डीएनए गायरस होता है। ये डीएनए गायरस बैक्टीरियली क्या होता है, एक तरह का ट्रोपोआइसोमेरेज होता है, वो रिलीव करता है सुपर कॉलिंग फ्लोरोक्विनोलोन्स, ये इनहिबिटेट करता है, ब्लॉकिंग करता है बैक्टीरियल रेप्लिकेशन को, कि बैक्टीरिया आगे रेप्लिकेट ना कर सके। उसके बाद आप लोगों के पास है राइबोजाइम। राइबोजाइम यूनिक होता है बिकॉज इस वजह से यूनिक होता है क्योंकि यहाँ पर आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कैटालाइट एक्टिविटी में आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं।
ओके, राइबोजाइम क्या होता है? एक आरएनए मॉलिक्यूल होता है जो कैपेबल होता है कैटालाइजिंग करना बायोकेमिकल रिएक्शन की सच एज बॉन्ड फॉर्मेशन एंड राइबोसोम्स। नेक्स्ट आप लोगों के पास है एमसीक्यूज नंबर 76। यहाँ पर कहा जा रहा है द एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन लोकेटेड विथ इन, वो होता है लार्ज राइबोसोमल, वहां पर सब यूनिट्स होते हैं जो एक्ट करते हैं एज अ राइबोजाइम, क्योंकि पेप्टिडाइल जो ट्रांसफरेज होता है वो एक्टिविटी करता है, फॉर्म करता है पेप्टाइड बॉन्ड को, कैरी करता है टीआरएनए को लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट्स में। एमसीक्यू नंबर 76 अमाइनो एसिटाइल जो टीआरएनए है जो कि एक तरह का साइंथेज फंक्शन करता है, वो अटैच करवाता है करेक्ट अमाइनो एसिड्स को इन द क्रॉसपॉन्डिंग टीआरएनए के साथ। एमसीक्यूज नंबर की बात करें तो ये हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 78 है। विच एंजाइम जो कि रिमूव करता है आरएनए प्राइमर को, रिप्लेस करता है डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, आपके पास होता है डीएनए पॉलीमरेज 1, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है? एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है, रिमूवल करता है आरएनए प्राइमर को, रिप्लेस करता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को। एमसीक्यू नंबर 79 की तरफ चलें तो यहाँ पर कहा जाता है जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है सिंथेसाइज करना शॉर्ट आरएनए को, प्राइमर इनिशिएट करना डीएनए रेप्लिकेशन, इनका प्राइमरी फंक्शन होता है, क्योंकि प्राइमरी जो है वो लाई डाउन करते हैं आरएनए प्राइमर और प्रोवाइड करते हैं 3OH ग्रुप इन डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड में। एमसीक्यू नंबर 80 यहाँ पर कहा जा रहा है जो कि एक्सोन्यूक्लियस प्रोफेडिंग एक्टिविटी है डीएनए पॉलीमरेज की, वो हेल्प करती है रिमूवल द इनकरेक्टली जो पेयर्ड इन न्यूक्लियोटाइड, इंश्योरिंग करते हैं रेप्लिकेशन एंड एक्यूरेसी को, क्योंकि प्रोफेडिंग जो एक्सो और न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है वो डिटेक्ट करती है रिमूविंग द मिसमैच बेस को एंड ग्रेटली वो इंक्रीज करती है रेप्लिकेशन एंड फाइडिलिटी। एमसीक्यूज नंबर 81 बोले तो एमसीक्यूज नंबर 81 एंजाइम रिपेयर करते हैं एंड जब हम डीएनए को कट करते हैं और रिप्लेस करते हैं अदर इन द सेगमेंट, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्साइशन रिपेयर, क्योंकि एक्साइशन रिपेयर में एंजाइम को रिमूव किया जाता है डैमेज उसका जो न्यूक्लियोटाइड होता है, और वहां पर डीएनए पॉलीमरेज को फिल किया जाता है, जो कि गैप्स होते हैं इंटैक्ट किया जाता है, स्ट्रैंड को इनटू अ जो टेम्पलेट है वहां पर। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए होगा। एमसीक्यूज नंबर 82 यहाँ पर कहा जा रहा है विच एंजाइम जो कि कॉम्प्लेक्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है रिगार्डिंग अ मिसफोल्डेड डैमेज प्रोटीन एंड अटैक्ड विद द यूबी कोइटिन, तो वो आपके पास होता है प्रोटीसोम, क्योंकि प्रोटीसोम रिकॉग्नाइज करता है यूबी क्वाइटिन को, टैग्ड प्रोटीन होता है और ये रिगार्ड करता है सिमाल पेप्टाइड्स को। एमसीक्यूज नंबर 83 यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लाइसोजाइम होता है जो फाउंड होता है हमारे टीयर्स में, हमारे आंसुओं में और हमारे थूक में, फंक्शन करता है डिफेंस एंजाइम, तो वहां पर ब्रेक डाउन हो जाती है बैक्टीरियल सेल वॉल, लाइज हाइड्रोलाइज करता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन, वो मेजर कंपोनेंट होता है बैक्टीरियल सेल वॉल का। ऑप्शन नंबर 84 विच एंजाइम जो कि डेफिशिएंसी रिस्पॉन्सिबल होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए, वो होता है लैक्टोज डेफिशिएंसी, ये वहां पर इनसफिशिएंट लैक्टेज प्रिवेंट होते हैं, प्रॉपर ब्रेकडाउन होती है लैक्टोज की इंटू ग्लूकोज एंड लैक्टोज, वो काज करते हैं टॉलरेंस एंड सिम्टम्स। एमसीक्यूज नंबर यहाँ पर देखिएगा एमसीक्यूज नंबर 85 जो सक्रेज फंक्शन करता है हाइड्रोलेज इनो सक्रोज, तो यहाँ पर याद रखें वहां पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। एमसीक्यूज नंबर 86 को ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, क्योंकि दिस इज योर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सो यहाँ पर आपने देखना है एमसीक्यूज नंबर 86 को। सो देन वेटिंग नाउ थोड़ा सा एमसीक्यूज नंबर 86 को जरा आप देखिएगा यहाँ पर गौर से। तो यहाँ पर कहा जा रहा है माल्टेज हाइड्रोलाइज होता है माल्टोज में इंटू अ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, क्योंकि माल्टेज एक तरह का क्ल्यू होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का इंटू और प्रोड्यूस करता है 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 87 की तरफ चले तो यहाँ पर सिंपल कहा जा रहा है कि विच पेनक्रिएटिक एंजाइम जो सीक्रिएट करता है इनएक्टिव जाइमोजिन एंड प्रो कार्बोजाइपेप्टिडेज, सिंपल वो होता है कार्बोजाइपेप्टिडेज, क्योंकि कार्बोजाइपेप्टिडेज सीक्रिएट करता है इनएक्टिव प्री कार्बोजाइपेप्टिडेज, ये एक्टिवेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रिप्सिन को।
MCQ नंबर 88 यहाँ पर कहा जाता है एंजाइम कंसिडर होता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बिकॉज ये क्या करता है, स्पीड अप करता है रिएक्शन को विदाउट कंज्यूमिंग परमानेंटली अल्टर्ड। MCQ नंबर 89 विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करती है एंजाइम की रिड्यूसिबिलिटी को, वो एंजाइम मॉलिक्यूल जो कैटलाइज करते हैं मेनी फंक्शन एंड साइकिल को रिपीटली। MCQ नंबर 90 यहाँ पर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्सप्लेन द एंजाइम एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, तो वो है एक्टिव साइड क्योंकि वो प्रीकर्स करती है शेप को, केमिकल एनवायरनमेंट को और मेज करती है सब्सटेंस सबस्ट्रेट को। MCQ नंबर 91 यहाँ पर कहा जा रहा है द चेंज इन एंजाइम इन अमाइनो एसिड सीक्वेंस, अगर एंजाइम में हम अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस को चेंज कर दें इन द जीन म्यूटेशन में कैन पोटेंशियली, तो वहां पर क्या हो जाती है, शेप अल्टर होती है एक्टिव साइड की, वो इफेक्ट करती है क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी को। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फ्रेंड हमारा सेकंड चैनल है टीच दुआ बायोलॉजी, आपने जहाँ कर उसे भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करनी है। व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स और चीजें आप लोगों को सेंड होती रहती हैं। और टीच दुआ रिजान प्रोफाइल फेसबुक पे फॉलो करना है, दुआ ज़ारा प्रोफाइल को भी हर जगह आपने हमें फॉलो करना है, सही है। टिकटॉक पे भी फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, सही है। विच बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड एंजाइम रिएक्शन लो सबस्ट्रेट लेवल, तो आपके पास होता है वो रेट इंक्रीज प्रोपोर्शनली एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज। फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखिएगा अगर डबलिंग कर दें एंजाइम कंसंट्रेशन विद सबस्ट्रेट एक्सिस में, तो टाइपिकली रिजल्ट में अप्रोक्सीमेटली वो डबल हो जाएगा वहां पर रिएक्शन रेट। MCQ नंबर 94 बॉइलिंग द एंजाइम, अगर हम एंजाइम के सॉल्यूशन को बॉयल करें टाइपिकली कहा था परमानेंटली लॉस कर देगा अपनी एक्टिविटी क्योंकि वहां पर हाई हीट डीनेचुरेशन होती है, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर ग्लोबुलर होती है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होती है, वो क्या हो जाती है, हीट करने से ब्रेक हो जाती है। क्लियर है। MCQ नंबर 95 विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली इंक्रीज करता है रेट इन एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन को एज्यूमिंग द कंडीशन एंड स्टार्ट बिलो ऑप्टिमम, तो याद रखिएगा क्योंकि वो टेम्परेचर राइज हो जाता है और टूवर्ड एंजाइम का जो ऑप्टिमम आपको पता है टेम्परेचर, वहां से क्या हो जाता है, ऑप्टिमम पॉइंट से टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं। इसके बाद आप लोगों के पास है MCQs नंबर 96 डाइजेस्टिव एंजाइम जो टाइपिकली सिक्रिएट करता है इनएक्टिव जाइमोजिन को क्योंकि वो प्रिवेंट करता है, याद रखिएगा, एंजाइम इन डाइजेस्टिव सेल्स को रिड्यूस करता है। ये जाइमोजिन सिक्रिएट करता है प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सेल्फ डाइजेशन और एक्टिवेशन को ऑकरिंग करता है टारगेट साइट पर। MCQs नंबर 97 यहाँ पर कहा जा रहा है विच ऑफ दीज फंक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन पंप को, वो होता है आपको बस साइटोक्रोम सी जो कि ऑक्सीडाइजेज होता है। MCQ नंबर 98 दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ, यहाँ पर कहा जाता है जो सक्सीनेज डीहाइड्रोजिनेज यूनिक अमोंग होता है क्रेब साइकिल में बिकॉज वो इमिटेट करता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, उसको वो पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। MCQ नंबर 99 पर जो आपके पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज होता है वो कॉम्प्लेक्स कैटालाइज जो कन्वर्ट करता है पायरुवेट की इनटू एसिटाइल कोएंजाइम जो कि क्रेब साइकिल को स्टार्ट करने के लिए एक तरह की उसकी क्या होती है, सेल होता है। अगर सेल नहीं रिमोट के अंदर तो जो कि टीवी है वो नहीं चलेगी। उसके बाद विच विटामिन जो कि डेफिशिएंसी इंपेयर फंक्शन करता है NAD इंटू NADP ए डिपेंडेंट एंजाइम वो होता है निक्टिन B3 डेफिशिएंसी। सो बाय बाय।